Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और एक और एपिसोड है आपके समक्ष क्रिकेट वीकली का। यहाँ बात होती है क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। अगर आप इसे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, यानी कि इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर एंजॉय कर रहे हैं, तो अपना एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, कमेंट करके अपनी मेरी कमियां बता सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर का बटन दबा करके दूसरे लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेज सकते हैं। शो की शुरुआत करते हैं, और आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने सोचा सिर्फ वर्ल्ड कप की बात करेंगे। मैंने क्या देखा, मैंने जो देखा वही मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप ही देख रहा हूँ। इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। अगर आप बहुत डीपली देखेंगे क्रिकेट को, तो क्योंकि एशियन गेम्स में क्रिकेट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सेमीफाइनल इंडिया बांग्लादेश हुआ था, जो किसी भी मायने में मैच था, कोई मैच ही नहीं था उसका। एक समय था कि जब 3 ओवर में 13 कुछ रन थे, विकेट कोई नहीं था, और उसके बाद जब धराशायी हुई तो 100 भी नहीं बना पाई बांग्लादेश, और 9 विकेट उससे गिर गए। और उसके बाद इंडिया ने 1 विकेट खो करके उस मैच को जीत करके फाइनल, यानी कि गोल्ड मेडल मैच जो कि अफगानिस्तान के साथ था, वो खेला। उस पर चर्चा अगले हफ्ते आकर नहीं करेंगे, अभी बाद में रुक कर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। खैर, बात हम वर्ल्ड कप की ही करेंगे। पहले मैच की बात हमने पिछले एपिसोड में की थी, और इस बार हम सबसे पहले शुरुआत करने जा रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के मैच की। देखिए, मैच दर मैच मैं बात करूंगा आपके साथ शो में, और वर्ल्ड कप की ही बात ज़्यादातर होगी, और वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई छोटी छोटी जो खबरें हैं वो बीच बीच में आपके लिए मैं लाता रहूँगा। जैसे कि एक खबर आई थी बीते हफ्ते कि शुभमन गिल को हो गया है डेंगू। हाँ जी, सोचिए, एक स्टार खिलाड़ी, एक इंडियन ओपनर, जब उसकी हालत ऐसी हो सकती है तो आम आदमी की हालत क्या होगी देश के अंदर, आप सोच सकते हैं। ये मैं पॉलिटिक्स नहीं खींच रहा हूं, मैं एक बात से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर आपको ये पॉलिटिक्स लग रही है तो ठीक है, फिर आपको पॉलिटिक्स लगनी चाहिए। एक और खबर है जिसका जिक्र करना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसका जिक्र सोचिए, आपकी ही कंट्री की शेम हो रही है, वो भी बीबीसी के कमेंटेटर्स कर रहे हैं, और उसमें भी वो कमेंटेटर इंडियन ओरिजिन के हैं। क्या होगा आपका? मैं खबर बात कर रहा हूं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और खिलाड़ियों को वीजा अभी तक नहीं मिला, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लास्ट सैटरडे तक खबर ये थी कि उनको वीजा नहीं मिला था। बेसिकली 6 तारीख तक की ये बात है। उसके बाद की कहानी को हम बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन 6 तारीख तक की यही कहानी थी। कहानी ये थी कि एक बीबीसी ने आर्टिकल डाला है, उस आर्टिकल में कई रिपोर्टर्स की भी बात करी है कि भैया हमको नहीं मिला है, हमने होटल्स टिकट्स बुक कर लिए थे, उसके बावजूद हमको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है, तो हमने कैंसिल कराया है, और टाल मटोल हो रही है। आईसीसी को मेल किया जा रहा है, आईसीसी कह रहा है 1 आध दिन में हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। एंड इसके अलावा जो है लोग जो है वो भी, फैंस जो हैं वो भी परेशान हैं। ठीक है, ये बात 6 तारीख तक की है, उसके बाद की बात मैं बाद में करूंगा, है ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड कप शुरू हो गया, और आप अपने पड़ोसी देश को, ठीक है पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लड़ाई झगड़ा है, टेररिज्म का चार्जेस हैं, लेकिन क्रिकेट को आप सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये समझ नहीं आती बात। ठीक है,
लेकिन मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा। मुद्दा यह है कि एक भाई साहब ने बोला कि मैंने 27,000 रुपए के टिकट खरीदे हैं 3, और मैंने होटल और फ्लाइट भी बुक कर रखी है, मगर मुझे वीज़ा नहीं अभी तक मिला है। बात ये नहीं है, इस बात को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ कि ठीक है, आपको पता लग गया वीज़ा नहीं मिला है, प्रॉब्लम है, मगर इन भाई साहब की बात करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? इन भाई साहब ने जो 3 मैच के टिकट खरीदे, तो उसमें से 2 तो मुझे ऐसा लगा कि भाई आपने क्यों ही खरीदे। या तो ये कॉन्फिडेंस की कमी है आप में कि आप वो मैच देखना चाहते हो जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान कंफर्टेबली जीत जाएगा। यस, बिल्कुल सही बात। आपने वो मैच के टिकट नहीं खरीदे जिसमें मैच लड़ सकता है और हो सकता है पाकिस्तान हार जाए। क्यों मैं बता रहा हूं, इन्होंने पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के टिकट खरीदे। सर ये कोई मैच है? आप मुझे मैं कहता हूं मैच हो भी सकता है, बहुत बड़ी बात है, ये हो भी सकता है मैच, मगर इसमें भी एक थोड़ी सी पॉलिटिक्स का पैच है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच पॉलिटिक्स है, आपने उसको तवज्जो देकर आपने टिकट खरीदा। लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका, यहाँ पर जो थिक्शाना थे वो तो साउथ अफ्रीका के मैच के लिए भी आउट हो गए थे, और एक बहुत बड़ा झटका था श्रीलंका के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको पाकिस्तान इंग्लैंड का और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टिकट लेना चाहिए था। आपने इंडिया पाकिस्तान लिया, ठीक है, वो तो एक बहुत बड़ी राइवलरी, वो तो आपको लेना बनता है। लेकिन पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान इंग्लैंड, ये टिकट अगर आप खरीदते तो मुझे थोड़ी सी खुशी मिलती। क्या ये खबर थी कुछ जो बीच बीच में आती रहेंगी, तो ये एक खबर थी। बाकी इसके अलावा मैच पर अब नजर डालते हैं। पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड वर्ल्ड कप का दूसरा मैच में क्या हुआ? मुझे ऐसा पैटर्न लगा पहले 2 मैचेस में कि टीमें जो हैं वो चेज करना पसंद कर रही हैं। चाहे आप इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच ले लें, चाहे पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच ले लें। नीदरलैंड ने टॉस जीता, कहा बॉलिंग करेंगे। पहला 4 ओवर 3 ओवर थोड़ा दोनों ही तरफ से थोड़ा सा डामाडोल था, खासकर नीदरलैंड। लेकिन उसके बाद पहले 10 ओवर में पाकिस्तान के 3 विकेट 38 रन के अंदर गिर गए। इसमें बाबर आजम का भी नाम था। अब आपको पता है पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर है, या यूं कहें पाकिस्तान जो डिपेंडेंट है, वो बाबर आजम और दूसरा एक और है, उन पर निर्भर है। मैं नाम देखो, मैं आजकल नाम भूल रहा हूं। मैं अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति का नाम भूल गया था, बड़ी मुश्किल से मुझे याद आया, तो मेरे दिमाग पर थोड़ा असर हुआ है। खैर कोई बात नहीं। सो ये है कहानी। लेकिन तो उसके बाद रिजवान, जी हाँ जी, रिजवान एंड बाबर आजम, ये 2 खिलाड़ी हैं जिन पर पूरी तरह से पाकिस्तान डिपेंडेंट है। मगर शॉट शकील भाई पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, तो शॉट शकील और रिजवान ने मिलकर के जो पार्टनरशिप करी, अच्छी खासी पार्टनरशिप करी, लेकिन शॉट शकील आउट हुए, रिजवान भी आउट हुए, और एक समय फिर 188 पर 6 स्कोर हो गया। भाई ऐसा लगा कि मगर इसमें पहली बात तो ये है कि रिजवान ने खेला, बाबर आजम ने नहीं खेला, लेकिन शॉट शकील ने 68 की पार्टनरशिप करी। उसने ये एक प्रॉमिस दिया पाकिस्तान को कि देखिए आप मिडिल ऑर्डर्स पर मुझ पर डिपेंड हो सकते हैं, और मिडिल ऑर्डर्स अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर मिडिल ऑर्डर्स नहीं करेगा और सिर्फ आप अपने ओपनर्स या यूं कहें केवल एक बाबर और रिजवान पर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। वो दिखा है इस मैच में। ऑल्दो मोहम्मद नवाज और शादाब खान दोनों ने 30s में रन बनाए, तो कहीं ना कहीं उन लोअर मिडिल ऑर्डर्स और मिडिल ऑर्डर ने काम किया, शॉट शकील ने, तो ये जो स्कोर था ये अच्छा बना। लेकिन 188 पे 6, एक समय ऐसा लग रहा था जब 188 पे 6 थे कि भैया हो सकता है 225 या 30, इससे ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा। और जब रिजवान और शॉट खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 300 प्लस स्कोर बनेगा। तो यही सेम कहानी इंग्लैंड वाले मैच में थी और यही सेम कहानी नीदरलैंड वाले मैच में है। खैर स्कोर बना 286 का बना, अच्छा खासा स्कोर बना। और इसके लिए आप, मैंने कहा मोहम्मद नवाज, शादाब खान, रिजवान एंड जो है शॉट शकील को आपको बधाइयां देनी चाहिए, वरना ये स्कोर नहीं होता। इसमें दूसरी प्रॉब्लम ये है कि नीदरलैंड टुकड़ों में उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, वो एक कंसिस्टेंसी नहीं, लेकिन फिर भी मगर आपको तारीफ करनी होगी
नीदरलैंड की कि भाई उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। पाकिस्तान टीम को अगर आप 200 क्योंकि देखिए अगर आप बाबर आजम के टॉस के समय भी देखेंगे तो उन्होंने बोला 290 में चलता हूँ, 290 में चाहता हूँ, 290 के आस बिल्कुल मुहाने पर जाकर के वो स्कोर खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लाज कप्तान की रख ली गई। और एक फैक्ट बता दूं आपको, 275 रन से ज्यादा जब भी पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में बनाए हैं वो मैच नहीं हारा है। 14 मैच और 14 के 14 जीता है। तो कहीं ना कहीं ये 275 एक मैजिक नंबर है पाकिस्तान के लिए। 1992 का जो मैच था उसमें शायद ओपनिंग मैच जो है वो हारा था 10 विकेट से और वो वर्ल्ड कप जीता था। पाकिस्तान की बात हो रही है और शायद ये दूसरी बार है कि पाकिस्तान अपना ओपनिंग मैच जीता है। जी हाँ जी, ये बड़ा सवाल है, मैं इसको कंफर्म कर दूंगा आपको, लेकिन जहां तक मैंने ये सुना है कि दूसरा ऐसा मैच है जो पाकिस्तान जीता है अपना ओपनिंग मैच, नहीं तो वो अपना ओपनिंग मैच हार जाता है। अब 1992 में ओपनिंग मैच हारा था तो वर्ल्ड कप जीता था, तो कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए। खैर कोई बात नहीं। अब थोड़ी बॉलिंग पे बात कर लेते हैं। बज डेलनी, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि इस खिलाड़ी के स्टैट बहुत तगड़े हैं और इनके पिताजी भी वर्ल्ड कप में कमाल कर चुके हैं। बज डेनली के पिताजी ने 2003 के वर्ल्ड कप में भी 4 विकेट निकाले थे। पहला मैच था, 37 रन कुछ दिए थे और 204 पर इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया था। यस वो इंडिया के साथ मैच था और एक तगड़ा जो मैच था 2003 का, मुझे याद है वो मैच अच्छे से। मैंने नहीं देखा था कि भैया नीदरलैंड है, मगर फिर भी मैंने उसमें ये कहा कि भाई ये क्या हुआ है। खैर, तो बज डेनली इस मैच में थोड़े महंगे साबित हुए। 67 कुछ रन उन्होंने दिए मगर 4 विकेट निकाले, जिसमें एक ओवर में 2 विकेट हैं और शाहीन शाद अफरीदी अगर आउट हो जाते उस ओवर में तो हैट्रिक हो जाती। आहा, कमाल हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ। बॉलिंग रन के लिहाज से थोड़े पिटे हैं बट 4 विकेट निकाले हैं, यानी कि अपने पिताजी की लेगेसी को पूरी तरह से आइडेंटिफाई करते हुए लेजिटिमेट किया है कि नहीं, मैं भी अपने पिताजी की तरह बढ़िया हूं। थोड़ा स्टैट बताता हूं बस डेनली का। पिछले 16 मैचेस की एक कहानी है उनकी, या यूं कहें लगातार 16 मैचेस की उनकी कहानी है। उसमें उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए हैं और 25 विकेट निकाले हैं। सोचिए। अब आप कहेंगे कि टीमें कौन कौन सी, नहीं ठीक है, टीमों की बात अलग हो जाती है, इसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, एक सीरीज पाकिस्तान के साथ भी इन्होंने खेली है, आयरलैंड आ जाता है, जिम्बाब्वे आ जाता है, वो टीमों का फर्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी एक माइलस्टोन है एक एसोसिएट टीम के नजरिए से कि बज डेनली जैसा खिलाड़ी जो है आपको विकेट भी निकाल के दे रहा है, रन भी बना रहा है और ये वर्ल्ड कप उनके लिए बहुत अहम है। तो ये एक फैक्ट था कि पिछले 16 मैचेस में, यानी कि लास्ट 16 मैच में 600 प्लस रन और 25 प्लस विकेट। ऐसा करने वाले 3 ही और खिलाड़ी हैं। वो इसमें से भी एक नीदरलैंड के हैं, उसका नाम टेन डेशांट का है, मैं नाम बिल्कुल उनका नहीं मुझे याद था, और जब वो खेला करते थे तब भी याद था मगर अभी नहीं याद आ रहा है। तो टेन डिशैट है शायद वो नाम जिनके खाते में ये है। इसके अलावा शाकिब अल हसन है और ग्रेग चैपल। जी हाँ जी, सोचिए इन तीनों के साथ इनका नाम इंक्लूड हो रहा है, तो अपने आप में एक कमाल की बात है। अब बात कर लेते हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड का जो स्टार्टिंग था पहले की 20 ओवर, उसमें विकेट तो 2 गिरे, रन भी 90 थे, तो कहीं ना कहीं हल्का सा स्लो स्टार्ट था। और उनका एक ओपनर है सिंह करके, मैं उनका फर्स्ट नेम भूल रहा हूं, वो उनका परफॉर्मेंस बड़ा अच्छा है। पिछले 5 मैच में से 3 तो हाफ सेंचुरी है उसकी, मगर थोड़ा इस वर्ल्ड कप में भी जो अभी उन्होंने पहला मैच खेला उसमें भी थोड़ा स्लो खेला, काफी, मगर 50 फिर भी मारी। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है अपने ओपनर्स पर। मगर जो दूसरे ओपनर है मैक्स ओ डाउट, इनका परफॉर्मेंस खराब चल रहा है। जी हाँ जी, पिछले 3 मैच में सिर्फ 5 रन है। ये वर्ल्ड कप वाला मैच मैं छोड़ रहा हूं, उसमें तो उनके 5 रन है ही, उससे पहले भी पिछले 3 मैच में 5 रन थे। तो कहीं ना कहीं एक ओपनर अच्छा है और एक ओपनर में जो है वो कमी है। तो ये देखना पड़ेगा नीदरलैंड को अपने आने वाले मैचेस के अंदर कि दोनों ओपनर्स जो हैं वो
करें, क्योंकि उसके बाद एक्मन, जी हाँ जी, एक्मन जो फर्स्ट डाउन आते हैं वो इस मैच में तो नहीं चले, लेकिन उनका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो काफ़ी कमाल का रिकॉर्ड है। कैसे? ऐसे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट वो खेलते हैं इंग्लैंड में, जी हाँ जी, इंग्लैंड में वो वनडे भी खेलते हैं और जो रॉयल वनडे कप उसको कहने या दूसरा अब तो उसकी चेंज हो गया स्पॉन्सर, और T20 ब्लास्ट भी खेलते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो सेंचुरी तो नहीं है उसमें, मेरे ख्याल से सेंचुरी है उस मैच में, एक मैच में शायद मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 50s है उसमें, यानी कि 7-8 मैच में 3-4 50s हैं, यानी कि एक्मन की बैटिंग एक में अच्छा, एक में बुरा, एक में अच्छा, ऐसा कुछ है उनका डोमेस्टिक सर्किट में जो इंग्लैंड में है। लेकिन एक्मन के नाम एक रिकॉर्ड है। लेस्टर से खेलते हुए वॉर्विकशायर के खिलाफ T20 ब्लास्ट में 4 ओवर 7 विकेट और 18 रन, जी हाँ जी, एक रिकॉर्ड है ये उनके नाम, 7 विकेट 18 रन दे करके। और उससे जो कम है T20 में वो है मलेशिया वर्सेस चाइना के बीच मैच हो रहा था, जिसमें मलेशिया के खिलाड़ी ने 8 रन देकर 7 विकेट निकाले। तो ये सेकंड बेस्ट है अब तक के पूरे इतिहास में, जो कि एक्मन के नाम है। तो कहीं ना कहीं वनडे में उनकी बैटिंग और T20 में उनकी बॉलिंग दोनों ही कमाल की हैं। तो वो एक ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं, फर्स्ट डाउन भी आ रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग, तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी नीदरलैंड की उनके ऊपर भी है। 2 रिकॉर्ड और मैं आपके साथ छोड़ के जाऊंगा। पहला रिकॉर्ड ये कि पहली ही बॉल और दूसरा विकेट, जी हाँ जी, मतलब दूसरी टीम का दूसरा विकेट सामने वाली का, और अब खुद की पहली ही बॉल, इफ्तिकार अहमद ने ये काम किया। और सोचिए एक्मन इनकी बॉल पर, देखिए अगर आप हारिस राउफ, हसन अली या शाहीन अफरीदी की बॉल में आउट होते तो मुझे लगता कि ठीक है, मगर इफ्तिकार अहमद की बॉल पर अगर आप आउट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस में और आपके प्रेशर है आपके ऊपर वर्ल्ड कप का। और एक तरह से हैदराबाद का ग्राउंड नीदरलैंड का होम ग्राउंड लग रहा था, क्योंकि भैया नीदरलैंड ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनता है, हैदराबाद सनराइजर ऑरेंज है, वहाँ जो सीटें हैं वो भी ऑरेंज है, तो एक पूरी होम फील देने की नीदरलैंड को कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसके अलावा एक रिकॉर्ड, ये जो मैंने आपको बताया, इससे पहले मोहम्मद यूसुफ के नाम ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान के ही। सो ये 2 ही हैं केवल जिन्होंने पहली बॉल और दूसरा विकेट निकाला है। इसके अलावा शायद 8 बॉलर्स का इस्तेमाल पहले 25 ओवर में किया गया, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स थे आप लोगों के लिए इस मैच से जो मुझे मिले। अब आपको बस डेली हो गए ना, और एक है वैन बीक नीकरन, और जो लास्ट में आते हैं इस बार चोटी भी थे, वैन बीक, हाँ जी वैन बीक, जिन्होंने, आपको याद होगा कि 375 का वेस्ट इंडीज ने टारगेट दिया था, उसमें 29 कुछ रन थे, आखिरी विकेट वो गिरा था, मैच ड्रॉ हुआ, सुपर ओवर में गया, वैन बीक ने फिर 30 रन बनाए उस सुपर ओवर में, उसके बाद जो है विकेट भी निकाले, यानी कि वेस्ट इंडीज को बाहर करने में वैन बीक की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और इस वाले मैच में वो थोड़ा इंजर्ड हो गए, मगर फिर भी बैटिंग करने वो आए और अच्छा खासा उन्होंने रन बनाने की कोशिश की। एक समय ऐसा लग रहा था कि नीदरलैंड 200 भी नहीं पहुंचेगा, लेकिन 205 तक गया। मुझे ऐसा लगता है कि 200 एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है नीदरलैंड के लिए पहले मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब वैन बीक जो है वो अगले मैच में फिट होते हैं कि नहीं होते हैं, ये अपने आप में सवाल है, क्योंकि वो भी एक ऑलराउंडर भूमिका निभा रहे हैं इस मैच के अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर, इस टीम के अंदर। तो ये था पूरा नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच। अगर मैं बहुत छोटे में समराइज कर दूं तो पाकिस्तान हिचकोले खाता हुआ पहुंचा, और नीदरलैंड में बॉलिंग अच्छी करी, फील्डिंग भी अच्छी करी, लेकिन नीदरलैंड की बैटिंग को थोड़ा और जो है वो मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि 280 250 के ऊपर जहां रन आपके बनेंगे, 250 250 प्लस, आपको 5 साढ़े 5 की रन रेट लेकर चलनी पड़ेगी। अगर आप इससे कम में, क्योंकि मुझे इससे कम में ही नजर आई पूरे मैच के दौरान, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको आखिरी के 15 या 10 ओवर में फिर आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको आपके हाथ में विकेट होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की तरफ से आपको शॉट शकील देखने पड़ेंगे अब, क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस है उनके खाते में, टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी भी है, तो वो एक इनके पास बढ़िया
पत्ता आ गया है पाकिस्तान के पास और उनका मिडिल ऑर्डर सुधर रहा है। अब केवल बाबर और रिजवान पर ही टीम जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। नीदरलैंड में कई खिलाड़ी हैं, जैसे कि एक थे आर्यन दत्त, उनकी बॉलिंग भी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। शॉर्ट शकील का विकेट शायद उन्होंने निकाला था, तो कहीं ना कहीं वो है। इसके अलावा आपके सिंह जो हैं ओपनर, वो बढ़िया कर रहे हैं। मैक्स और डाउट को कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस ठीक करनी पड़ेगी। बस डेलली कमाल है, वैन बीक और एक्वामैन, ये कुछ खिलाड़ी हैं जो नीदरलैंड को नैया को पार लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं ये अब पता लगेगा आने वाले समय में। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि था बहुत ही प्यारे से ग्राउंड में, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, धर्मशाला में खेला गया बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच खेला गया मैच। इसमें क्या कुछ रहा, अब इस पर चर्चा करते हैं। This is Cricket Weekly with अनोखा अंकित। वर्ल्ड कप का एक मैच हो गया, तो क्यों ना एशिया कप, जो कि एशिया कप नहीं बल्कि एशियन गेम्स में जो क्रिकेट था उसकी बात की जाए, क्योंकि जिस दिन ये मैच था फाइनल इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान, ठीक उसी दिन अफगानिस्तान और बांग्लादेश का भी था, और उसी दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी मैच था। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सारी टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल्स खेलने को बोला गया था। बाकी टीमों आपस में भिड़ रही थी क्वार्टर फाइनल्स तक के आने के लिए, जिसमें से आपको मैं बता ही चुका हूं पहले पिछले एपिसोड में कि नेपाल ने क्या हरकत की थी। हरकत क्या कहें, उसने क्या जुर्रत जो की थी। खैर, तो ये जो दिन था, इसमें मैं आपको बता दूं एशियन गेम्स के सेमीफाइनल्स तक के सफर और फाइनल के सफर को, भाई पाकिस्तान अफगानिस्तान से पहले हारा सेमीफाइनल में, जी हाँ जी। उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच भी वो हारा बांग्लादेश से। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान की तो वजीहत हो गई। ये कहो उससे ठीक एक दिन पहले पाकिस्तान नीदरलैंड से बामुश्किल जीता है, तो कहीं ना कहीं जो टूटने थे टीवी वो कम टूटे। खैर, बांग्लादेश ने ब्रॉन्ज दोनों में जीता, मेंस और वुमेन्स में। सिल्वर में अफगानिस्तान और श्रीलंका, यहाँ वुमेन्स में श्रीलंका, मेंस में अफगानिस्तान, वहीं मेंस और वुमेन्स दोनों गोल्ड इंडिया ने जीते। लेकिन बात मैं करने जा रहा हूं यहां पर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान के एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल मैच की, जो मुझे ऐसा लगा कि रिजर्व डे आपके पास होना चाहिए था, क्योंकि बारिश हुई और आपने जबरदस्ती इंडिया को गोल्ड दे दिया। ऑल्दो गोल्ड उनको वैसे भी मिल जाता मैच अगर पूरा होता, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी यहाँ हो गई है, इधर उधर साइड से निकाल दिया गया इंडिया को कि भाई ले लीजिए आप गोल्ड मेडल। अब मैं आपको मैच पर लेके चलता हूं। तो मैच में क्या हुआ, दरअसल मैच में यह हुआ कि टॉस जीता, शायद मुझे टॉस का नहीं याद है, मैं सीरियसली बताऊं मुझे टॉस नहीं याद है किसने क्या जीता, क्योंकि सारा दिमाग टॉस का मेरा वर्ल्ड कप पर है ना। खैर, हुआ ये कि पहले जो 10 ओवर थे उसमें तो ऐसा लग रहा था कि भैया क्या खेल रही है अफगानिस्तान, सीरियसली 59 रन थे 12 ओवर तक और 5 विकेट उसके गिर चुके थे। मैं आपको नाम बताता हूं और आप नाम सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये अफगानिस्तान की 2 टीम तो नहीं है, लेकिन जितनी भी टीमें गई थी वो सब नंबर 2 की टीमें थी, क्योंकि नंबर 1 की सारी टीमें तो वर्ल्ड कप खेलने में अगर गई हुई थी, तो ये सारी नंबर 2 की टीमें थी। लेकिन आप ये सोचिए कि सबके पास 30-30 खिलाड़ियों का कोटा है। 30-30 खिलाड़ियों का कोटे होने का मतलब समझ रहे हैं, एक पूरी बेंच है, बेंच में भी बेंच है। यस, ये कमाल है। लेकिन अभी एक सवाल भी आपसे मैं करूंगा, खैर इसके बाद करूंगा। तो हुआ ऐसा कि इस वाले मैच में, जो कि अफगानिस्तान और इंडिया का था, 59 पर 5, नाम सुन लीजिए, मोहम्मद शहजाद, ये नाम आपने जरूर सुना होगा अफगानिस्तान की इस टूर्नामेंट से पहले, एशिया कप से भी पहले। मैं साल 2021-22 की बात कर रहा हूं। ये नाम उस समय मेन टीम का हिस्सा था। जरजाई एक है, वो जरजाई वो नहीं है जो जरजाई आप समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक जरजाई भी इसमें थे। गुलबदीन नाइब, ये नाम भी आपने सुना होगा। करीम जन्नत, ये नाम भी आपने सुना होगा। तो सोचिए, ये जो स्टार खिलाड़ी हैं अफगानिस्तान के साल 2022 तक, अब आपको इनको 2 नजरिए से आपको देखना है। पहला,
इनको वर्ल्ड कप में का टिकट नहीं मिला, यानी कि ये दोयम दर्जे के हो चुके हैं। करीम जन्नत, खासकर गुलबदीन नायब, है ना, इसके अलावा जो मैंने आपको नाम बताए, ठीक है, जरजाई और एक और खिलाड़ी हैं जो शायद ओपन में थे, ओपन में शायद नहीं थे, यही नाम थे जो मैं देख पा रहा हूँ। गुलबदीन नाइब, करीम जन्नत और एक जरजाई थे और मोहम्मद शहजाद, करीम जन्नत और गुलबदीन नाइब, कम से कम 3 खिलाड़ी ऐसे थे जो अफगानिस्तान की जो फर्स्ट टीम है उसका हिस्सा थे 2022 तक, जिन्हें डाउनग्रेड किया गया है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन आप दूसरे मायने में ये कह सकते हैं कि इन पर भरोसा रखा गया है कि ये गोल्ड जिताएंगे। तो मैं दोनों तरफ की बात करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मगर फिर भी मैं पलड़ा भारी रखूंगा कि इन्हें डाउनग्रेड किया गया और कहा गया भैया आप वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, आप एशियन गेम्स में जाएंगे, गोल्ड लेकर आएंगे, ऑल्दो नहीं आया। खैर, तो एक है शाहिदुल्लाह। अब ये इनाम याद करिए, क्यों? क्योंकि 59 पर 5 के बाद इन्होंने 18 ओवर तक 112 के स्कोर तक पहुंचाया है और गुलबदीन नाइब ने भी बढ़िया बैटिंग की है। उनका भी जो है अच्छा खासा स्कोर है 24 के आसपास, 24-26 के आसपास। लेकिन शाहिदुल्लाह 49 रन, 43 बॉल्स, 3 चौके और 2 छक्के। तो कहीं ना कहीं इनकी बदौलत ये सम्मानजनक स्कोर बना। उसके बाद बारिश हो गई, रिजर्व डे था नहीं, इंडिया को आपने सोना थमा दिया। बॉलिंग की बात करते हैं। शिवम दुबे पहला ओवर डालते हैं, विकेट भी निकालते हैं, 4 रन भी देते हैं, लेकिन उसके बाद इनको ओवर ही नहीं दिया जाता है। समझ में नहीं आई भाई कौन सी किस कहानी में आप थे। अर्शदीप को 2 ओवर दिए जाते हैं, उसमें भी वो 9 या 6 रन कुछ देते हैं, विकेट एक निकालते हैं, फिर उनको भी बिठा दिया जाता है। आप 4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसमें भी एक शहजाद अहमद है जिन्होंने पहला एक्स्ट्रा रन दिया, उनको शायद 7वें-8वें ओवर में बॉलिंग पे लगाया गया था। उनके ओवर में छक्का भी पड़ा, उनके बाद एक ओवर उसने और फेंका, उसमें भी उनको छक्का पड़ा। वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी मैं चर्चा कर रहा था एक ठीक मैच पहले कि भैया अश्विन को लिया गया, वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नजरअंदाज किया गया? वो इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि उनको ऑलरेडी यहाँ का टिकट दे दिया गया था कि भैया आप चाइना जाइए, आप इंडिया में नहीं रहेंगे, थोड़ा चाइनीज भाषा सीख के आइए आप। ये अनफॉर्चुनेट रहे क्योंकि इनको विकेट नहीं मिला, जो विकेट था वो रन आउट हुआ इनके ओवर में। इसके अलावा 2 बॉलर्स थे जिनके पूरे 4-4 ओवर के कोटे कराए गए। एक साई किशोर का उनको कराया गया, 4 ओवर में 26 रन दिए, विकेट उनके खाते में नहीं आया। और एक रवि बिश्नोई के 4 ओवर कराए गए, उसमें उन्होंने 1 विकेट भी निकाला, 12 रन भी कुछ दिए। तो ये है इस पूरे मैच की कहानी बानगी कि ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा एक्साइटमेंट मैच है इंडिया अफगानिस्तान का, क्योंकि मैं सुन रहा था 2019 वर्ल्ड कप का इंडिया अफगानिस्तान का मैच, मतलब उसके बारे में कि वहां 220 बनाए थे मात्र इंडिया ने। सोचिए, अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की जमीन पर इंडिया ने मात्र 220 रन बनाए थे। आपको समझ में आ रही कहानी? उसके बाद हम बड़ा मुश्किल, मोहम्मद शमी थे शायद, यस मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, मोहम्मद शमी थे जहां तक, जिनको हैट्रिक लेनी पड़ी आखिरी ओवर में, तब जाकर के हम जो है वो मैच जीते हैं। मतलब अफगानिस्तान वहां भी जीत लेने वाला था। और यहां भी मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास बॉलिंग नहीं थी। जब वो पाकिस्तान को हरा सकता है तो वो इंडिया को भी हरा ही सकता है, क्योंकि आप देखे जाए तो दोनों मैचिंग टीम है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नंबर 1 टीम खिला दी, एक नंबर 2, ये दोनों नंबर 2 की टीमें हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो नंबर 2 इंडियन की टीम है वो पूरी की पूरी IPL खेलती है, और जो नंबर 2 की टीम है अफगानिस्तान की, मुझे नहीं पता कौन सा टूर्नामेंट वहां होता है, लेकिन आबू धाबी T10 एक होता है, तो T10 सीरीज वहां होती रहती हैं। T20 का कोई डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वहां कि नहीं, ये मुझे जानना पड़ेगा, इसमें मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, डिगन करना पड़ेगा, वो मैं आपके लिए करूंगा। तो यहाँ पर इस पूरे मैच को हम समेट देते हैं, तो भाई समेट देते हैं इसको। अब बात करते हैं हम एक सवाल की, जो सवाल बीते 1 हफ्ते से घूम रहा है इधर से उधर, और ये घूमना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर आपको क्रिकेट को बचाना है, खासकर 50 ओवर के मैचेस को बचाना है, तो ये सवाल आपको खुद से भी करना पड़ेगा, और ये सवाल आपको अपने आसपास भी पूछना पड़ेगा। क्या खुद से क्या करना है?
खुद से सवाल ये करना है कि क्या हमें 50 ओवर का मैच ग्राउंड में जाके देखना है, और दूसरा सवाल अपने आस पड़ोस के लोगों से करना है, क्या आपको 50 ओवर में अभी इंटरेस्ट बाकी है कि खत्म हो गया है। क्योंकि न्यूजीलैंड वर्सेस इंग्लैंड के पहले मैच में 1 लाख वाला जो ग्राउंड है, जी हाँ जी, 1 लाख वाला जो ग्राउंड है, उसमें सिर्फ 15 या 20 हजार के बंदा अगर बैठता है तो ये सवाल उठता है कि कहाँ है फैंस, किधर है फैंस, क्यों नहीं खरीदे टिकट लोगों ने। और सोचिए, इसमें भी 2-3 बातें हैं। पहली बात, क्या इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के फैंस को इंडिया आने में दिक्कत है, या उनको टिकट खरीदने में परेशानी हुई, या क्या जानबूझ के दिखाया गया कि टिकट बिक गए हैं और वो टिकट नहीं खरीद पाए। और सबसे बड़ी बात, चलिए ठीक है, नहीं आए इंग्लैंड न्यूजीलैंड के, वो पैसा नहीं इतना खर्च कर सकते हैं क्योंकि क्राइसिस वहाँ दोनों ही ज़्यादा कंट्रीज़ में हैं, अपनी इकोनॉमिक्स क्राइसिस होंगे और भी बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। इंडियन फैंस कहाँ हैं? अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप ये नहीं देखेंगे कि आपको केवल इंडिया का मैच देखना है, आप ये देखेंगे कि 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप होता है और तकरीबन 12 साल के बाद, 12 नहीं 2016 में भी वर्ल्ड कप हुआ था, 2021 में भी होने वाला था मगर नहीं हुआ था, तो लगभग 4 साल के बाद वर्ल्ड कप होता है और आपके पास लग्जरी होती है, दुनिया भर की टीमें आती हैं और दुनिया भर की टीमों के आप मैच देख सकते हैं। और इंग्लैंड न्यूजीलैंड कोई बेकार मैच नहीं है। हाँ, वो बेकार भले 1 साइडेड हो गया, वो अलग बात है। मेरे ख्याल से लोगों को भविष्य दिखने की आदत हो गई और उनको भविष्य दिख गया, इसलिए भी वो ग्राउंड में नहीं गए। लेकिन ये कहानी पाकिस्तान नीदरलैंड मैच में भी थी, तो ग्राउंड पूरा नहीं भरा था। मगर हाँ, जो फिरोज शाह कोटला में जो मैच हुआ साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का, उसमें ढोल नगाड़े कुछ ज़्यादा नजर आए वैसे, और अच्छा खासा वो एटमॉस्फेयर लगा, लेकिन वहाँ पर भी मैच तो नहीं अच्छा हुआ। क्या अच्छा नहीं हुआ वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। खैर, अब आते हैं दूसरे एक मैच पर। ये सवाल जो आपसे पूछा, ये एक्चुअल में मेरा सवाल तो था ही, लेकिन गौरव कपूर, अगर आपको याद होगा तो उन्होंने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने भी ये बात बोली है कि पहले के 10 ओवर और आखिरी के 10 ओवर तो एक्साइटमेंट रहता है, लेकिन बीच के जो वो 30 ओवर होते हैं उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहता है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये मैं आज से 20 साल पहले से बोल रहा हूं, क्योंकि पहले भी यही होता था कि आप टीवी लगाते थे, पहले 10 ओवर देखते थे, आखिरी 10 ओवर देखते थे, 20 के 30 ओवर जो थे 20 के बीच के, वो आप टीवी बंद कर देते थे। उसको आपको पता ही लग जाता था क्या, क्योंकि वहां जो है ना वो एक स्लो सा क्रिकेट होता है, स्पिनर्स हावी रहते हैं और उस चक्कर में जो है टुक 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 रन बनते हैं, 1 सिंगल डबल्स 1, कहीं एक आध बीच में चौका छक्का पड़ गया तो पड़ गया। तो ये सवाल टीवी से ज्यादा ग्राउंड पर हमें उकटा रहे हैं, क्या पता 20 ओवर में सो गए, गप्पे मार रहे हैं, पता लगा शोर हुआ तो पता लगा आपकी आंख नींद टूटी, आप बोले अच्छा क्या ग्राउंड में क्या हो रहा है। तो ये T20 में नहीं होता। और टेस्ट मैच तो भाई है, इंसान 7 घंटे 8 घंटे के उस टेस्ट मैच में, मगर इंग्लैंड जो क्रिकेट खेल रहा है, वो चाहे वनडे हो, वो चाहे टेस्ट हो, चाहे T20, आपको ग्राउंड के साथ ग्लू करके रख रहा है। ऑल दो उनका बॉलिंग फिर जो है वो सेकंड इनिंग में इंसान या तो ग्राउंड छोड़ के चला जाएगा और या फिर जो है फिर सो जाएगा। खैर, तो ये सवाल गौरव कपूर का था। अब आते हैं अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैच के ऊपर, जो कि तीसरा मैच था वर्ल्ड कप का। भाई ये मैच ऐसा था कि ये लेवल फील्ड मैच था और आपको ग्राउंड भी दिया गया था धर्मशाला जैसा, कि भैया वो ऐसा ग्राउंड है जो थोड़ा हाई एटीट्यूड पर भी है, ठंडा रहता है, ज़्यादा गर्म तो होता नहीं है वो, और इसके अलावा वो मगर स्पिनिंग ट्रैक नहीं है, आप उसको स्पिनिंग ट्रैक नहीं कह सकते हो। इसका असर आपको मिलेगा। राशिद खान 9 ओवर 48 रन, विकेट कोई उनको नहीं मिला। हाँ, अब कहानी क्या होती है भाई? कहानी ये होती है कि भाई 112 पर 2 विकेट थे, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 156 पर टीम खत्म हो जाती है, यानी कि अगले 44 रनों के अंदर 8 विकेट अफगानिस्तान के गिर जाते हैं। ये कोलैप्स देखने तो कोई नहीं जाएगा, है ना, वो भी 37.2 ओवर में। इसमें भी मैं आपको बताऊं कि जो पहले के जो 112 से पहले भी जो 2 विकेट गिरे हैं, उसमें भी पहला विकेट 7, वो अच्छा चल रहा था, पहले 10 ओवर में 50 रन थे, मगर उस 50 रन में भी शाकिब को कहा गया भैया आइए बॉलिंग कराइए, वो कप्तान है। हमने कहा मैं बॉलिंग कराऊंगा, रुको विकेट दिलाता हूँ। विकेट दिलाया, कहा बेटा चलो लग जाओ बच्चों,
फिर रन बनने लग गए, फिर उनको बुलाया, फिर विकेट ले गए वो। तो कहीं ना कहीं शाकिब अल हसन वो एक बॉलर थे जिनको पढ़ नहीं पाए अफगानिस्तान वाले, या यूं कहें कि उन पर जो है काफी ज्यादा ओवर डिफेंसिव हो गए अफगानिस्तान, और वही हुआ कि उन्होंने 30 रन दे करके 3 विकेट अपनी झोली में लिए। इसके अलावा मेहंदी हसन मिराज, इन्होंने भी 3 विकेट लिए 7 ओवर में, कुछ अच्छे खासे रन दिए, 28-27 रन मेडन भी है, और काफी ज्यादा डॉट बॉल्स फेंकी, और इन दोनों की बदौलत अफगानिस्तान को 156 पर रोका गया। कोई बड़ा स्कोर आपको नहीं नजर आएगा। जो उनके हैं, एक तो गुरबाज हैं जो ओपनिंग करते हैं, और एक और हैं जजाई हैं। अब ये जो दोनों हैं, इन दोनों पर ही सबसे ज्यादा दारोमदार है, क्योंकि जो जजाई हैं उनके खाते में 931 रन है, लगभग 1 साल 1.5 साल के 2 साल का, लगभग 1.5 साल के अंदर। और यही कहानी जो है गुरबाज की है, रहमतुल्लाह गुरबाज की है। तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों चल जाते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सा मजबूती मिलती है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में कुछ खास है नहीं अफगानिस्तान के पास। अफगानिस्तान का अगर ओपनर चल गया और उसने अगर 100 की पार्टनरशिप दे दी, तब भी आप ये मान के चलिए 230, इससे बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाएगी अफगानिस्तान, क्योंकि इस मैच में भी आपने वही देखा 112 पर 2 थे, और उसके बाद टीम कोलैप्स हो गई। बॉलिंग अच्छी हुई श्रीलंका की, और श्रीलंका ने वो अच्छा अपने वो किया। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, शांटो और मेहंदी मिराज, इन दोनों ने मिलकर जो है मैच को निकाल भी लिया। और दोनों की अगर आप रन रेट को देखेंगे, स्ट्राइक रेट दोनों 73 और 71 के आसपास है, यानी कि 80 भी नहीं है। क्योंकि अब इस वाले में अगर आप लेके जाओगे कि भैया बॉलिंग किसने अच्छी की, तो भैया बैटिंग ही उन्होंने बहुत स्लो की है ना। एक ने 59 बनाए, एक ने 63 कुछ रन बनाए हैं, एक ने 83 बॉल खेली, एक ने 73 बॉल खेली है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों ने मिलकर 63 है 59 शायद यही है, मैं फिर भी अभी कंफर्म कर देता हूँ, जस्ट आप लोगों को सारा रिकॉर्ड कंफर्म करता हूँ ये मैं। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंका बहुत कॉशियस होकर खेला है, क्योंकि उसको भी पता है कि अगर ये इस टोटल है तो इस टोटल में उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं, और उन स्पिनर्स के साथ अगर हम छेड़खानी करेंगे तो ये स्कोर भी बड़ा हो जाएगा। क्यों? उनके 2 विकेट स्टार्टिंग में जल्दी गिरे, 27 पर 2, उसके बाद टीम संभली है, फिर आखिरी में जाके 2 विकेट गिरे, तो कहीं जाके उनके 6 विकेट से उन्होंने मैच जीता। तो वही उन्होंने बहुत संभल कर क्रिकेट को खेला है, बहुत नजाकत से खेला कि नहीं भैया, अगर हमने इनके स्पिनर्स को छेड़खानी की तो ये 157 257 के बराबर लगने लग जाएगा। अब मैं आपको नंबर्स पर ले चलता हूं। तो मेहंदी हसन के हैं 57 रन, 73 बॉल, 5 चौके, 78 का। सॉरी फॉर दिस अनकन्वीनियंस। खैर, तो बात ऐसी है कि मेहंदी हसन मिराज के हैं 57 रन, 73 बॉल, 5 चौके, 78 की उनका जो है स्ट्राइक रेट है। और वहीं शांटो के 59 रन है, 83 बॉल है, 3 चौके 1 छक्का है, और 78 और 73 के 71 आसपास है। मोहम्मद नबी 6 ओवर 1 मिनट 18 रन और 1 विकेट, जी हाँ जी, इनके खाते में है। तो कहीं ना कहीं बढ़िया बॉलिंग हम इसको कहेंगे। 1 विकेट है इनके खाते में कि नहीं वो मैं कंफर्म कर देता हूँ। और आपके राशिद खान के 9 ओवर 48 रन, कोई विकेट नहीं। एक हैं और उन्होंने 5 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट निकाले हैं। 3.8 की उनकी जो इकॉनमी है, मगर उनके खाते में भी विकेट 1 है, तो मैं ये कंफर्म करता हूँ। फजल हक फारूकी है 5 ओवर 19 रन और 1 विकेट, 3.8। और मोहम्मद नबी 6 ओवर 1 मिनट 18 रन, ये हैं। शांटो के हैं 59 रन, 83 बॉल में, 3 चौके 1 छक्के, 71 की उनकी स्ट्राइक रेट है। और मेहंदी हसन मिराज 57 रन, 83 बॉल, 5 चौके और 78 की इनकी जो है वो स्ट्राइक रेट है। बढ़ते हैं, आपको आंकड़े बता देता हूं मैं जरा श्रीलंका के बॉलर्स के भी। तो भाई ऐसा है कि 8 ओवर 30 रन 3 विकेट शाकिब, और मेहंदी हसन 9 ओवर 3 मिनट 25 रन और 3 विकेट, और मुस्तफिर 7 ओवर 1 मिनट 28 रन और 1 विकेट। भाई मुस्तफिर भी भैया बॉलिंग तो अच्छी की है ना,
हाँ, लेकिन बढ़िया बॉलिंग जो है वो की है आपकी मेहंदी हसन ने, बैटिंग भी और बॉलिंग भी। और उसके अलावा शाकिब ने भी बॉलिंग भी। बैटिंग में आए हैं वो, थोड़े बहुत रन उनको बनाने को मिले हैं क्योंकि विकेट गिरे, लेकिन कहीं ना कहीं मेहंदी हसन ने मैच जीत लिया। कुछ फैक्ट्स जो मेरे पास अभी अभी चल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ अब साझा करता हूँ। ये जो रिकॉर्ड है ये बेहद खतरनाक रिकॉर्ड है कि मोस्ट कंसेक्यूटिव डिफीट इन ओडीआई वर्ल्ड कप। लगातार हार के खांचे में जो है वो पड़ी हुई है टीमें, जिसमें सबसे ऊपर नाम है 18 डिफीट जिम्बाब्वे की 1983 से 1992, यानी कि तकरीबन 9 साल लगातार 18 मैच वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे ने हारे हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 90 के बाद यानी 90-92 के बाद जिम्बाब्वे 2007 तक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला। यही वजह है कि इनका जो आपने जो लगातार हार देखी है वो 83 से 92 में देखी है, और उसके बाद बढ़िया क्रिकेट, उसके बाद निचले स्तर पर आया है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। उसके बाद है 1999 से 2003 तक या मैं 2015 तक, हाँ 2015, 1999 से 2015 तक 14 स्कॉटलैंड की डिफीट्स हैं। हाँ, ये बहुत लंबा वक्त है। मैं कंफर्म करूँ 1 मिनट पहले इसको। जी हाँ, 14 हैं, लेकिन 1999 से 2015, अरे इतना लंबा 16 साल। इसमें प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी टाइम तक स्कॉटलैंड जो है वो अंदर बाहर होता रहा है। इसके बाद अब आ जाता है अफगानिस्तान का नाम। इनकी 13 डिफीट हो चुकी हैं 2015 से लेकर के 2023। अब ये साल देखिए 8 ही हैं, लेकिन इसमें इन 8 सालों में प्रोग्रेस इसीलिए हुई है और इसीलिए वर्ल्ड कप में भी आ रहे हैं, और डिफीट भी मगर इनकी हो रही हैं। इसके बाद है कनाडा, 11 डिफीट्स 2003 से 2011 के बीच कनाडा खेला है उस सालों में, यानी कि 7-8 साल खेला है। उसके बाद लास्ट आ जाता है नीदरलैंड। साल सुनिए आप, 1996 से 2003 के बीच 10 लगातार, और 2003 के बाद थोड़ी प्रोग्रेस हुई है नीदरलैंड्स में, यही वजह है। चलिए 2-3 फैक्ट्स और हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब है बांग्लादेश की इंडिया में ओडीआई में जीत। मुझे इसमें थोड़ा डाउट है भाई, इसमें वर्ल्ड कप है ये केवल या बायलैटरल भी है, तो मुझे डाउट है। लेकिन मुझे इसमें वर्ल्ड कप को अगर मैं लेके जाऊं तो 2006 में तो वर्ल्ड कप ही नहीं था भाई, 98 में भी वर्ल्ड कप नहीं था भाई। तो अब फिर भी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो मुझे रिकॉर्ड दिख रहा है उसमें लिख रहा है 22 विकेट हैदराबाद में 1998 में केन्या के खिलाफ। इसके अलावा जयपुर में जिम्बाब्वे के खिलाफ 101 रनों से 2006 में, और अब 6 विकेट से धर्मशाला में 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ। देखिए मगर ये जो रिकॉर्ड है इसमें मुझे कहीं ना कहीं छोटा सा पेच नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ बांग्लादेश जयपुर में कहीं ना कहीं ये T20 वर्ल्ड मतलब ओडीआई की बात हो रही है, तो जिम्बाब्वे क्या कर रहा है 2006 में इंडिया में, ये मुझे सवाल समझना है। केन्या क्या कर रहा है 1998 में हैदराबाद में, ये मुझे एक सवाल समझना है। तो ये सवाल, ये जो रिकॉर्ड है ये कुछ झोल है। खैर जो कुछ भी है यही है फिलहाल। तो वर्ल्ड कप के अगले मैचेस पर अब चलते हैं, लेकिन छोटे मोटे से एक ब्रेक के बाद। This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. चलिए अब बात करते हैं रन मशीन की। जी हाँ जी, ये नेक्स्ट मैच है। ये मैच नहीं, ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के ग्राउंड में बॉलिंग मशीन रख दी गई है, बैट्समैन को आगे खड़ा कर दिया गया और कहा भैया आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं है, आपको सिर्फ रन बनाने हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है इस श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में। अगर कप्तान की भी बात करें श्रीलंका की, तो उन्होंने भी यही बोला था कि हमें उम्मीद थी कि इतने ज़्यादा रन बनेंगे, और वैसा ही हुआ। बट प्रॉब्लम यह है कि श्रीलंका को चाहिए था कि अगर आपको पता है इतने रन बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए थी। खैर कुल मिलाकर के दिल्ली की जनता जो ग्राउंड में आई थी उनको रनों का अंबार देखने को मिला। पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। तो साउथ अफ्रीका के पहले 10 ओवर ऐसा लगेगा कि 280, 290, मैक्सिमम 300 तक टीम पहुंचेगी, और कभी हो भी सकता है कि नीचे भी आ जाए, क्योंकि देखिए पहला विकेट तो उनके जो कप्तान है बबूमा बहुत लंबे समय से नहीं चल रहे हैं, बीच में एक आध मैच चल जाते हैं,
इधर भी यही हुआ। मधुशंका जिन्होंने 2 विकेट निकाले अपने खाते में, उसमें से एक ये थे। 86 रन उन्होंने 10 ओवर में अपने दिए। और LBW किया था, रिव्यू भी लिया, रिव्यू खराब हो गया और उनको आउट होना पड़ा। लेकिन 10 ओवर के बाद 5वें गियर पर गाड़ी चली गई और वो 50 ओवर तक जाते जाते वो 5 से चौथे पर नहीं आए, वो 5 पर ही रही। 428 रन, सोचिए 428 रन 5 विकेट के नुकसान में 50 ओवर में। ये 5 विकेट गिर गए हैं, मगर ये गिरते भी नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रन बहुत ज्यादा बन गए थे। अब ये विकेट क्यों गिरे? हो सकता है भैया जल्दी रन बनाने के चक्कर में गिर गए, और तो कुछ मुझे इसमें लग नहीं रहा। क्योंकि डिकॉक आउट हुए सेंचुरी मारते ही, 84 गेंद 100 रन, 12 चौके और 3 छक्के, कमाल की बैटिंग। इसके बाद वैन डसन, जी हाँ जी, इन्होंने बनाए 108 रन 110 बॉलों में, 13 चौके और 2 छक्कों के साथ। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा मार्का मेनिया या जिन मरकाम की बात हो रही है, जिन्होंने सबसे तेज शतक मार दिया 54 गेंद में, उनके शायद रन 100 ही हैं और उनके 14 चौके और 3 छक्के हैं। तो कहीं ना कहीं कमाल की बैटिंग। एक्स्ट्रास को छोड़ दीजिए, सबसे ज्यादा पिटाई जो हुई है वो पतिराना की हुई है। वो पतिराना को का जो कंपैरिजन है वो लसित मलिंगा के साथ किया जाता है क्योंकि उन दोनों के एक्शन एक जैसे हैं। खैर, आपने मलिंगा की नाक कटा दी सर, मलिंगा इतने रन कभी नहीं पिटते उनके, बाकी स्टैट्स देखने पड़ेंगे। आपने 10 ओवर 95 रन, 1 विकेट आपके खाते में जरूर आया। सबसे बढ़िया बॉलिंग अगर मैं इस पूरे उसमें कहूंगा तो मैं कहूंगा विलालेज, क्योंकि नए हैं, लेकिन पिटाई इनकी भी हुई। 10 ओवर में 81 रन, विकेट 1 इनका निकला। ये और धनंजय डिसिल्वा भी बहुत ज्यादा पिटे हैं, 4 ओवर में ही उनके 9.5 यानी कि 39 रन कुछ उनके ओवर खाते में चले गए। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, शनाका आपके 6 ओवर में 36 थे। अगर बाकियों को देखा जाए तो सबका 7 से ऊपर है, आपका 6 पर था, तो आपने कोटा पूरा क्यों नहीं किया? ये कहानी मुझे बस समझ में नहीं आई। इसके बतस्पत अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, तो पहले 11 ओवर में ही 100 रन बना लिए थे, कमाल थी। 20 ओवर में 150 बना लिए थे। इसके अलावा 30 ओवर तक आते आते 225 के आसपास रन थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि 150 पर ही 5 गिर गए थे। उसके बाद तो श्रीलंका ने कोशिश करी, गियर भी पकड़ा और 225 तक भी पहुंचाया। और 200, जैसे मैं मैच नहीं सुन रहा था, मैं कहता नहीं वो टोटका होता ना, मगर मेरी ही गलती है कि जैसे ही मैंने सुना 2-3 बॉल के बाद जो है वो श्रीलंका आउट हो गए, तो मैंने कहा यार मेरी ही बुद्धि खराब थी कि मैंने मैच क्यों लगाया सुनने के लिए, मैं आखिरी में स्कोर देख लेता। लेकिन कुछ होते हैं टोटके। मगर फिर मैं सोच रहा था कि लाखों लोग ग्राउंड में देख रहे हैं, लाखों नहीं हजारों लोग ग्राउंड में देख रहे हैं, कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं, तो मेरे देखने ना देखने से क्या होता है, लेकिन होता है, हाँ जी होता है, कहीं कुछ चीजें हो जाती हैं। खैर, कुल मिलाकर के 334 के आसपास रन श्रीलंका ने 44 ओवर में बनाए। और मैं यही कह रहा हूं, जो खुशाल मेंडिस ने तेज खेला, अभी उस पर बात करेंगे, और श्रीलंका ने जो खेला, अगर वो विकेट 5 की जगह 2 या 3 के आसपास होते, तो अगर पूरे ओवर भी खेलते तो क्या पता 380 या 400 तक स्कोर, एक बहुत हाई टेंशन, और क्या पता श्रीलंका जीत भी जाता। लेकिन एक साइकोलॉजिकल, जैसे ही 400 बन जाता, मैं कहता हूँ 300-350 भी आजकल, 300 नहीं 350 जहां बन जाता है वहां साइकोलॉजिकल एडवांटेज दूसरी वाली टीम को ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन ये मैच याद रखा जाएगा। हाँ, थोड़ा सा और गेयर अप कर लेता श्रीलंका तो दिल भी जीत लेता, लेकिन दिल अभी भी जीते हैं, कमाल का है, फाइट बैक अच्छा है। इससे एक बात समझ में आई है, और वो ये आई है कि श्रीलंका जो है वो फाइट कर सकता है। उसको प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के साथ हो सकती है, बाकी टीमों के साथ उसको शायद प्रॉब्लम ना हो। इंडिया के साथ भी वो एक कांटे का मैच अब दे सकता है, और वो देता भी है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस करी होगी, इंग्लैंड के मैच से लेकर के श्रीलंका के मैच तक सारी टीमों ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का ही निर्णय लिया है। किसी ने भी ये जहमत नहीं उठाई अभी तक कि हम टॉस जीतकर बैटिंग पहले करें।
अब इसके पीछे कारण क्या है? या तो वो चेज करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या टारगेट टांगा जाए बोर्ड पर जो उनको डिफेंड करने में काम आएगा। ये मुझे इसको आप कॉन्फिडेंस की कमी से भी जोड़ सकते हैं कि टीमें पहले बैटिंग नहीं करना चाह रही हैं, वो एक टारगेट को देखकर अपना खेल करना चाह रही हैं। इसमें नुकसान जो बैटिंग पहले कर रही है मुझे लगता है उसी को हो रहा है। खैर, श्रीलंका की इनिंग पर चर्चा करते हैं और उसके बाद अगर समय बचेगा तो आपको स्टैट बॉम्ब्स देंगे खूब सारे, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा बेटा तुमने आधे स्टैट बॉम्ब अपने पास रखे हैं, आधे मेरे पास अभी बचे हुए हैं, तुम्हें उनको भी बताना है। ठीक है भाई, देखते हैं। पहले जरा श्रीलंका की इनिंग देखते हैं। श्रीलंका की बैटिंग से पहले मैं थोड़ा सा स्टैट बॉम्ब आपको दे ही देता हूँ। वो स्टैट बॉम्ब्स ऐसे हैं कि इस पूरे मैच में 105 बाउंड्री लगी हैं और ये सबसे ऊपर है इस वक्त रिकॉर्ड में। 74 जो है इसमें बाउंड्री यानी कि 4 रन है और 31 सिक्सेस हैं यानी कि टोटल मिलाकर 105। वहीं पूरे एग्रीगेट रन अगर आप जोड़ेंगे तो वो भी सबसे हाईएस्ट है 754 रन। तो कहीं ना कहीं रन के मामले में, बाउंड्री, सिक्सेस और तो ओवरऑल बाउंड्रीज के मामले में ये मैच कमाल का रहा है। इससे जुड़े और स्टैट्स हैं, लेकिन पहले श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस ने 76 बनाए, 42 बॉल में 4 चौके 8 छक्के, कमाल का खेल रहे थे। इसके अलावा असलंका ने 79 रन बनाए 65 बॉल में, उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के, बस चौके और छक्कों में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, उधर 8 छक्के थे, इधर 8 चौके हैं, उधर 4 चौके थे, इधर 4 छक्के हैं। इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं जिन्होंने 68 बनाए 62 बॉल्स में, उनका नाम में बिल्कुल अभी स्किप हो गया है और चौके छक्के भी थोड़े से स्किप हो गए हैं। इसके अलावा जर्नी कुटसी करके एक नए बॉलर हैं जिन्होंने 9 ओवर 68 रन दे करके 3 विकेट निकाले हैं। सबसे ज़्यादा 3 विकेट इन्होंने ही निकाले हैं। रबाडा ने भी विकेट 2 निकाले हैं, 50 रन उन्होंने दिए हैं, 7.5 यानी कि आखिरी विकेट उन्होंने निकाला है। इसके अलावा भी अच्छे खासे बॉलिंग तो ठीक ठाक उनकी हुई है। वो ठीक ठाक इसलिए भी हुई है क्योंकि रन बहुत ज़्यादा थे। तो मैं आपको वो नाम बता देता हूँ कौन है और इसके अलावा उनके चौके छक्के भी बता देता हूँ और एक आध बॉलर्स का भी आपको रिकॉर्ड बताता हूँ। नाम में कैसे भूल गया, कप्तान साहब का नाम भूल गया मैं। शनाका 68 रन 62 बॉल 6 फोर्स और 3 सिक्सेस एंड लुंगी निगरी 8 ओवर 1 मिनट 49 रन और 1 विकेट। अच्छी खासी बॉलिंग है इनकी, 6.5 के आसपास का रन रेट है। वहीं मार्को यंसन जो कि इनके एक तरह से ऑलराउंडर है और स्टार मैं कह सकता हूँ, 10 ओवर 92 रन, विकेट 2 निकाले, लेकिन आपको 9.2 की पिटाई हुई है। तो इस तरह से इस मैच में जो है केवल स्टैट्स हैं भर भर के, जिन पर हम बाद में आएंगे क्योंकि हमें शुरू से आखिर तक के स्टैट्स पर जाना है। तो मैं आपको एक स्टैट्स बताऊंगा और उसके बाद यहाँ से शो को वाइंड अप करूंगा और अगली बार जब आऊँगा तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैचेस से हम शुरुआत करेंगे। एंड इसके अलावा आप कहेंगे यार बड़ा लेट कर रहे हो तुम, यहाँ तो पाकिस्तान का मैच हो चुका है और तुम अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया। देखिए मेहनत लगती है, पूरा टाइम देना पड़ता है, चीज़ों को खंगालना पड़ता है, तब जाकर आपके पास चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आपको तो एक्स्ट्रा मिल रहा है भाई। हाँ, उधर वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा और इधर हम आपको थोड़ा सा और उसकी यादें ताज़ा करके रखेंगे। खैर, एक स्टार्ट और उसके बाद वाइंड अप करते हैं शो को। आपको ये तो पता ही होगा न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच था और उसमें स्पिनर्स न्यूजीलैंड की तरफ से चमके थे क्योंकि बोल्ट कहीं ना कहीं जो हैं वो आउट ऑफ फॉर्म थे पहले 6-7 ओवर में, उनके बाद उनको जो विकेट्स मिले थे। खैर, तो रिकॉर्ड ये है कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने अब तक सबसे ज़्यादा विकेट कब चटकाए हैं, यानी कि या कब उनके जो बंच में होते हैं ना वो लिए हैं। तो 6 जो है वो 2007 में 2 मैचेस में है, एक कनाडा और एक आयरलैंड, और अब जा करके 5 विकेट्स निकाले हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं स्पिनर्स ने जो है वो निराश किया था 2007 के बाद से अब 2023 के बीच में। तो कहीं ना उनका जो फास्ट बॉलिंग था, मगर मैं ये सोच रहा हूँ इन 2007 के बाद से लेकर के लगभग 2015 तक डैनियल विटोरी नाम का एक खिलाड़ी था इनके पास और उसका जिक्र यहाँ नहीं है।
इस पूरे 2011 के वर्ल्ड कप, 2015 के वर्ल्ड कप, 2 ही वर्ल्ड कप बीच में है जहां पर स्पिनर्स नहीं बल्कि फास्ट बॉलर्स जो हैं उनका दबदबा रहा है इस वर्ल्ड कप में, या यूं कहें ओडीआई में, खासकर वर्ल्ड कप में, क्योंकि वर्ल्ड कप का ही जिक्र हो रहा है। खैर, तो इससे समझ में आता है कि न्यूजीलैंड का स्पिनर अब कहीं कुछ सुधरा है और आपको ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में स्पिनर कितने बढ़िया करेंगे। 3 स्पिनर्स तो मुझे ही याद आ रहे हैं, इसके अलावा पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं उनके पास। 3 में है ईश शोडी, रचिन रविंद्र और मिचेल सैंटनर, और ग्लेन फिलिप्स उनके पास एक जो है वो तुर्क का पत्ता है, यानी कि वो आप उसको वीरेंद्र सहवाग, सचिन टाइप जो है, युवराज सिंह टाइप जो है वो समझ सकते हैं, क्योंकि वो जो है एक पार्ट टाइम स्पिनर है, नॉट ए फुल टाइम स्पिनर है। तो ये था आज का शो और मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपने बहुत सारे स्टैट और नंबर्स एंजॉय किए होंगे। अगली बार हम नए मैचेस के साथ साथ पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड के कुछ और फैक्ट्स आपको देंगे और आगे बढ़ते हुए फैक्ट्स के साथ साथ मैचेस पर जाएंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। आप मेरी शिकायत कर सकते हैं रेडियो उड़ान के पेज पर जाकर के, इंस्टा पर भी है, ट्विटर पर भी है, लिंक्डइन पर भी है, फेसबुक पर भी है, इवन हमारा मेल भी है radioudan@gmail.com, और व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल हैं। अभी चैनल नहीं बनाया है व्हाट्सएप पर, मैंने अपना रिव्यू रख दिया है टीम के आगे, हो सकता है बहुत जल्द जो है रेडियो उड़ान का चैनल भी बन जाए। लेकिन जब तक चैनल नहीं है तब तक आप यूट्यूब चैनल को एंजॉय कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट्स जो हैं बाकी शोज जो भी यूट्यूब पर डलते हैं आप उस पर देख सकते हैं। हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो आप अगर देखेंगे तो हमें कमाई होगी और कमाई हम जो करेंगे वो रेडियो पर ही लगाएंगे। तो ये है, बाकी कन्वेंशन की डेट्स फाइनल हो चुकी हैं, एक बार और फाइनल हो जाएंगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। कन्वेंशन होगी और 10वें साल का जश्न हम मनाएंगे, क्योंकि 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले साल रेडियो उड़ान को, और मुझे 9 साल हो जाएंगे लगभग, मगर मैं उसमें भी 6 महीने घटा देता हूं क्योंकि मैं 6 महीने गायब रहा था रेडियो उड़ान से। बीच में छुट्टी वुट्टी भी पड़ जाती हैं, अभी 2 हफ्ते की छुट्टी मैंने वैसे ही ली थी। तो कुल मिलाकर के आप मुझे 8.5 साल का समय दे सकते हैं रेडियो उड़ान पर। मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, मैं ट्विटर नहीं बोलूंगा आज, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम बोलूंगा @AANOKHAANKIT। यहाँ पर आकर आप अपनी शिकायतें या प्रेज मुझे पर्सनली कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, हाउस ऑफ डांस सुनना है, इसके अलावा बदलता दौर सुनना है, आपको आरजे हंट सुनना है, उड़ान आइडल सुनना है, बहुत सारे शोज हैं, है ना, ट्रेंड की गलियां हैं, बहुत सारे शोज हैं। मैं किन किन के नाम लूँ, टेक सिटी है, बुक वर्ल्ड है, बहुत कुछ है, आप सुनिए। रेडियो उड़ान का एंड्रॉयड और एप्पल ऐप दोनों है, इवन वेबसाइट भी है, वेबसाइट पर प्लेयर भी है, सुन सकते हैं आप। और मेरे शो को और ज़्यादा पहुंचाना चाहते हैं तो अपने आस पड़ोस दौड़ दौड़ के जाइए, गेट खटखटाइए, बोलिए रेडियो उड़ान पर एक शो आता है जो सिर्फ क्रिकेट को डेडिकेटेड है। अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मेरी मुलाकात अब आपसे अगले वीक होगी नए मैचेस के साथ जो वर्ल्ड कप में हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखिए, एक बार फिर कहूँगा, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।